जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3626 से 3630। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ये जिवेन ने एक पल में अनुमान लगाया कि किन उपनाम वाला व्यक्ति संभवतः असंख्य स्वर्गों का सम्राट किन था। यदि वह फॉर्चून गॉड राजवंश से आया होता तो उसके बारे में कोई जानकारी न होना असंभव होता। जब तक वह फॉर्चून गॉड राजवंश में बड़ा हुआ, उसे निश्चित रूप से फॉर्चून गॉड राजवंश द्वारा दर्ज किया जाएगा। इस संबंध में फॉर्चून गॉड राजवंश की क्षमता निर्विवाद थी। ये वास्तव में शक्तिशाली और भयानक था, लेकिन किन उपनाम वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। शुरुआती वर्षों में यह अफवाह थी कि वह स्वर्गीय ताओवाद से आया था। कम से कम उनमें एक सम्राट भगवान की खेती थी। इस प्रकार का व्यक्ति केवल सम्राट किन ही हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। सम्राट किन जब 10,000 संसारों में थे तब से ही वह एक अद्भुत महान व्यक्ति थे। वह निषेध काल के दौरान दुनिया के दमन को तोड़कर सम्राट बनने वाले पहले व्यक्ति भी थे, और ये जिवेन ऐसा करने वाले केवल दूसरे व्यक्ति थे, और वे इस स्तर पर सम्राट लॉर्ड दायरे में प्रवेश करने वाले एकमात्र दो लोग भी थे। जब किंवदंतियों की बात आती है तो किन का सम्राट ये जिवेन से कमतर नहीं था। अब जब ये जिवेन अपनी वर्तमान ऊंचाई पर पहुंच गया था, तो यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि किन के सम्राट, जिन्होंने ये जिवेन से कई साल पहले ज्ञान प्राप्त किया था, ऐसी चौंकाने वाली बात कर सकते थे। ये जिवेन की अभिव्यक्ति देखकर मध्य स्वर्गीय मास्टर को कुछ अनुमान लग रहा था। वह पूछे बिना नहीं रह सका, क्यों, क्या तुम उसे जानते हो? ये जिवेन ने सिर हिलाया और बिना कुछ छिपाए कहा, मैं उसे जानता हूँ। वह हमारे असंख्य स्वर्गों में एक महान व्यक्ति है। फिर उसने मध्य साम्राज्य को वह सब कुछ बताया जो वह किन सम्राट के बारे में जानता था। मध्य साम्राज्य के विशाल अनुभव और ज्ञान के साथ भी उन्होंने अनगिनत प्रतिभाएं देखी थी। हालांकि किन सम्राट के बारे में इतनी सारी बातें सुनने के बाद वह आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इस दुनिया में हमेशा ऐसी स्वर्ग विरोधी प्रतिभाएं होती थी जो दूसरों से बिल्कुल अलग होती थी। यहाँ तक कि एक ही पीढ़ी की अनगिनत प्रतिभाएं भी उनकी प्रतिभा को कम नहीं कर सकी। हालांकि फॉर्चून गॉड राजवंश के लिए इस उत्कृष्ट प्रतिभा ने उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया था। यदि कोई उसे पा सके तो संभवतः वे उसके 1000 टुकड़े करना चाहेंगे। गुड फॉर्चून कुंजी का उपयोग गुड फॉर्चून पथ को खोलने के लिए किया जा सकता है। हालांकि मूल गुड फॉर्चून कुंजी चली गई है, क्या उसकी प्रतिकृति नहीं बनाई गई है? ये जिवेन ने अचानक ये सोचा और कहा। मध्य स्वर्गीय श्रद्धेय एक पल के लिए रुके और फिर कहा, हालांकि फॉर्चून कुंजी क्रिएशन यूनिवर्स मैप नहीं है। फॉर्चून कुंजी का उपयोग करने के लिए अन्य सुप्रीमो को उसी समय सहमत होना होगा। मैं इस पर निर्णय नहीं ले सकता, मेरा अपना। इसके अलावा हर बार जब मैं फॉर्चून कुंजी का उपयोग करता हूँ तो इसमें बहुत सारा धन खर्च होता है। मैं गुड फॉर्चून कुंजी को सक्रिय करने के लिए आवश्यक धन का भुगतान करूंगा। ये जिवेन ने कहा, जहां तक अन्य महान स्वर्गीय प्रभुओं की बात है, मुझे मेरे लिए एक अच्छा शब्द कहने के लिए आपको परेशान करना होगा। यह मामला मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे असंख्य स्वर्गों में लौटना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। चूंकि आप इतने दृढ़ हैं, मैं इसमें आपकी मदद करूंगा। मैं अन्य पवित्र गुरुओं से बात करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि वे आपकी स्थिति के कारण आपको नजरअंदाज कर देंगे। हालांकि आपको धन का निपटान स्वयं करना होगा। आपके पास है, जाओ और जितनी जल्दी हो सके वापस आओ। मध्य पवित्र मास्टर ने कहा। हाँ, मैं समझता हूँ। धन्यवाद साथी दाओवादी, मुझे आज सचमुच आप पर भरोसा करना है। ये जिवेन ने उसे ईमानदारी से धन्यवाद दिया। मध्य स्वर्गीय गुरु ने वास्तव में इस बार उसकी बहुत मदद की थी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामले अपने दिल में ही सुलझा लिए थे। ये वो चीजें थी जिनके बारे में उन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता थी। इसलिए वह केवल शिष्टाचारवश अपना आभार व्यक्त नहीं कर रहे थे। ये ठीक है, आप और मैं भविष्य में एक साथ काम करेंगे।
आपके पास इन एहसानों का बदला चुकाने का समय होगा। मध्य स्वर्गीय पूज्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मध्य स्वर्गीय पूज्य को विदा करने के बाद ये जीवेन को केवल सहजता महसूस हुई। उनके विचार स्पष्ट थे। उसके दिल पर से एक बड़ा पत्थर उठ गया था। सन डाइंडियन उसके पास ही खड़ा था। उसे बोलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। फॉर्चून गॉड राजवंश पर हावी हो सकने वाले इन दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत भी उसके लिए एक पूरी नई दुनिया के संपर्क में आने जैसी थी। उच्च, शक्तिशाली और अजेय स्वर्गीय पूज्यों के मामलों को इन दोनों के एक शब्द से ही सुलझाया जा सकता था। ये जीवेन अच्छे मूड में थी। उन्होंने कहा, जाओ और सभी को सूचित करने में मेरी मदद करो। पूर्वी क्षेत्र के स्वर्गीय श्रद्धालु आए और मुझसे मिलें, विशेषकर वे जो क्षेत्र के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जीवेन के शब्द सन डाइंडियन के माध्यम से तेजी से पूरे पूर्वी क्षेत्र में फैल गए। विशेष रूप से अनुभवी स्वर्गीय श्रद्धालु जो खाली प्रांतों में लूट का हिस्सा छीनने की कोशिश कर रहे थे। इस समय वे ये भी समझ गए कि यह ईस्टर्न स्काई वेनेरेट मैंशन था जो लंबे समय की चुप्पी के बाद आखिरकार आगे बढ़ रहा था। पूर्वी क्षेत्र में शुरू हुए विभाजन के उन्माद के सामने पूर्वी क्षेत्र के सर्वोच्च शासक के रूप में ईस्टर्न स्काई वेनेरेट मैंशन वास्तव में इसे अनदेखा नहीं कर सका। और स्वर्गीय पूज्य वास्तव में ईस्टर्न स्काई वेनेरेट मैंशन के रवैये को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सके। आखिरकार कोई भी विभाजन जो ईस्टर्न स्काई वेनेरेट मैंशन के रवैये की परवाह नहीं करता, एक गुंडे की तरह काम करेगा। आखिर में उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस स्थिति में ईस्टर्न स्काई वेनेरेट के निर्णय लेने की प्रतीक्षा करना बेहतर था। ये भी पहली बार था कि नवनियुक्त ईस्टर्न स्काई वेनेरेट ने पूर्वी क्षेत्र के मामलों के शासन में भाग लिया। इसके अलावा इसमें अधिकांश अनुभवी स्वर्गीय श्रद्धालु शामिल थे, इसलिए यह निस्संदेह अधिक आकर्षक था। अधिक लोगों ने ये भी समझा कि इस बैठक से भविष्य में लंबे समय तक पूर्वी क्षेत्र की स्थिति निर्धारित होने का अनुमान लगाया गया था। इस बड़े बदलाव के बाद भविष्य में लंबे समय तक कोई बदलाव होने की संभावना नहीं थी। और यह विभाजन ईस्टर्न स्काई वेनेरेट मैंशन द्वारा अनुमत अंतिम विभाजन भी था। सभी ने इसे बहुत महत्व दिया। ईस्टर्न स्काई वेनेरेट के प्रमोशन समारोह के बाद पूर्वी क्षेत्र के स्वर्गीय वेनेरेट्स एक बार फिर ईस्टर्न स्काई वेनेरेट मैंशन में एकत्र हुए। पूरी दुनिया देख रही थी। इसके अलावा अन्य प्रदेशों में भी ऐसी ही समस्याएं थी, लेकिन इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ था। पूर्वी क्षेत्र का समाधान अन्य महान सुप्रीमों के निर्णयों को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए अन्य प्रमुख क्षेत्रों के स्वर्गीय पूज्य भी इस बैठक के आयोजन पर ध्यान दे रहे थे। ईस्टर्न स्काई वेनेरेट मैंशन को अभी कुछ दिन ही आराम मिला था और यह फिर से जीवंत होने लगा। हालांकि ये पहले से अलग था। इस बार ईस्टर्न स्काई वेनेरेट मैंशन को सौंपे जाने के बाद अधिकांश कोर मानव कबीले के नेतृत्व में 11 प्रांतों के अभिजात वर्ग के हाथों में आ गया था। स्वर्गीय पूज्य एक के बाद एक पूर्वी आकाश के पूज्य हवेली में आए। यहाँ तक कि कई सम्राट लॉर्ड्स भी ईस्टर्न स्काई वेनेरेट मैंशन में आए। वे पूरे पूर्वी क्षेत्र की सामान्य स्थिति को प्रभावित नहीं कर सके, लेकिन वे ईस्टर्न स्काई वेनेरेट मैंशन के महत्वपूर्ण मंत्रियों को भी अपने कुलों और संप्रदायों के लिए बोलने के लिए राजी करना चाहते थे। इस समय ये जीवेन का वितरण उनके लिए स्वर्ग और नर्क के बीच का अंतर हो सकता है। ईस्टर्न स्काई वेनेरेट मैंशन का कॉन्फ्रेंस हॉल एक बार फिर भरा हुआ था। न केवल स्वर्गीय पूज्य बल्कि सम्राट लॉर्ड्स भी ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। सभी स्वर्गीय पूज्यों के आने के बाद ये जीवेन देर से पहुंचे। हर किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि ये जीवेन पूर्वी आकाश पूजनीय थे, पूरे पूर्वी क्षेत्र का सर्वोच्च अस्तित्व। चूंकि हर कोई यहाँ है, इसलिए मैं एक लंबी कहानी को संक्षेप में बताऊंगा। मैंने आज यहाँ सभी को एक काम के लिए इकट्ठा किया है, और वह मुद्दा है कि खाली प्रांतों को कैसे वितरित किया जाए। ये जीवेन ने कहा। चूंकि उपस्थित सभी लोग पूर्वी क्षेत्र के एक उच्च और शक्तिशाली शासक थे, ये जीवेन ने कोई अधिक विनम्र शब्द नहीं कहा। फिर मैं पहले कहूंगा, इनमें से आधे प्रांत ईस्टर्न स्काई वेनेरेट मैंशन के सीधे अधिकार क्षेत्र में होंगे। क्या सभी स्वर्गीय पूज्यों में अचानक हंगामा मच गया।
ये जिवेन स्पष्ट रूप से बाघ के मुंह से दांत निकालने की कोशिश कर रहा था। उनके लिए उन प्रदेशों को उगलना कैसे संभव था जिन्हें उन्होंने पहले ही निगल लिया था। वे अभी भी ईस्टर्न स्काई वेनेरेट मैंशन की मान्यता प्राप्त करने और फिर उचित रूप से क्षेत्रों पर कब्जा करने के बारे में सोच रहे थे। अब ये जिवेन अत्यधिक कीमत मांग रहा था। वह एक ही बार में आधे इलाके चाहता था। ये बिल्कुल बेतुका था। ये कैसे हो सकता है? इस बूढ़े आदमी ने क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ी है और अपनी जान जोखिम में डाल दी है। अब मुझे इसका आधा हिस्सा बिना किसी कारण के सौंपना होगा। ये कैसे संभव है? पूर्वी आकाशादुर्नीय, मुझे लगता है कि आपको बहुत अधिक गणना नहीं करनी चाहिए। एक अनुभवी स्वर्गीय पूज्य ने अपने चेहरे पर ठंडी मुस्कान के साथ कहा। लड़े और अपनी जान जोखिम में डाली। किसने लड़ाई लड़ी और अपनी जान जोखिम में डाली? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कैसे संघर्ष किया और अपनी जान जोखिम में डाली। ये जिवेन ने तिरस्कार पूर्वक उपहास किया, मानो अनुभवी स्वर्गीय पूज्य के शब्दों का मजाक उड़ा रहा हो। वयोवृद्ध स्वर्गीय पूज्य ने तुरंत ये जिवेन के शब्दों के पीछे के दूसरे अर्थ को समझ लिया। स्पष्ट रूप से, जब स्टॉर्मी सी क्षेत्र की सहयोगी सेनाओं ने हमला किया, तो वे छिपने के लिए उनका उपहास कर रहे थे, और जब फॉर्चून गॉड राजवंश ने स्टॉर्मी सी क्षेत्र की सहयोगी सेनाओं को खदेड़ दिया, तो ये लोग उनके क्षेत्र को छीनने के लिए कहीं से भी बाहर आ गए। इस समय ये जिवेन से लड़ने और अपनी जान जोखिम में डालने के बारे में बात करना अपने आप में एक मजाक था। आप वयोवृद्ध स्वर्गीय भिक्षु ने आर्मरेस्ट पर थप्पड़ मारा और गुस्से से कहा। ये जिवेन ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। उसने बस उसे उदासीनता से देखा। इस समय वह पहले जैसा नहीं रहा। इन अनुभवी स्वर्गीय भिक्षुओं ने फिर भी उसके सामने विस्फोट करने का साहस किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि वह इस समय पीछे हट गया, तो इस अनुभवी स्वर्गीय पूज्य के पीछे के अन्य लोग शायद 1 इंच दिए जाने के बाद एक पैर चाहेंगे। क्या, अगर मुझे सही से याद है, तो स्टॉर्मी सी रीजन गठबंधन सेना को हराने वाला व्यक्ति मैं ही था। पूर्वी क्षेत्र गठबंधन सेना को संगठित करने वाला व्यक्ति भी मैं ही था। जब स्टॉर्मी सी क्षेत्र कहर बरपा रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? आप अभी भी इस समय खड़े होने की हिम्मत? ये जिवेन जोर से चिल्लाया, इस अनुभवी स्वर्गीय श्रद्धेय की गुस्से भरी निगाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उपस्थित कई संप्रभु सम्राट लगभग ताली बजाना और जयकार करना चाहते थे। वे उन स्वर्गीय आदरणीयों की तरह नहीं थे जिनके पास स्वयं की रक्षा करने की क्षमता थी। वे उन स्वर्गीय आदरणीयों की तरह नहीं थे जो टेम्पेस्ट सागर क्षेत्र की सहयोगी सेनाओं के सामने कांप रहे थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वे टेम्पेस्ट सागर क्षेत्र की सहयोगी सेनाओं द्वारा कब बह जाएंगे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उस समय इनमें से कौन से अनुभवी स्वर्गीय भक्त खड़े हुए थे? वे पूर्वी क्षेत्र के कुछ प्रमुख संप्रदायों को नष्ट करने के लिए स्टॉर्मी सी रीजन गठबंधन सेना का इंतजार नहीं कर सकते थे। इसलिए ये जिवेन के शब्दों के साथ उनकी गहरी प्रतिध्वनि थी। यदि ये जिवेन ने गठबंधन सेना का आयोजन नहीं किया होता, तो उनमें से कुछ शायद फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना के वापस आने तक टिके नहीं रहते। वे भोर से पहले अंतिम अंधेरे में स्टॉर्मी सी रीजन गठबंधन सेना द्वारा बह गए होंगे। इसलिए यद्यपि स्वर्गीय भिक्षुओं के अपने विचार थे, अधिकांश सम्राट लॉर्ड्स ने ये जिवेन का समर्थन किया। ये फॉर्चून गॉड राजवंश था जिसने स्टॉर्मी सी रीजन गठबंधन सेना को खदेड़ दिया था। आपका तथाकथित क्षेत्र भी फॉर्चून गॉड राजवंश का क्षेत्र है। अब इसका आधा हिस्सा फॉर्चून गॉड राजवंश के सीधे अधिकार क्षेत्र में है। क्या वहां है एक समस्या? ये जिवेन की नजर अनुभवी स्वर्गीय भिक्षुओं पर पड़ी और ठंडे स्वर में कहा। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। ये जिवेन की नजर एक चाकू की तरह थी जो इन स्वर्गीय गुरुओं पर घूम रही थी, जैसे कि वह उनके आर पार देख सकता हो। पूर्वी क्षेत्र के सभी प्रसिद्ध स्वर्गीय गुरुओं ने अपना सिर नीचे कर लिया। अंततः वे ही लोग थे जो इस मुद्दे पर गलत थे।
जब विदेशी सहयोगी सेनाओं ने हमला किया तो वे सभी छिप गए। लेकिन जब विदेशी सहयोगी सेनाएं चली गईं, तो वे सभी बाहर निकल आए और क्षेत्र के लिए लड़ने लगे। ये मामला जरूर गलत था। संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र के खरबों प्राणियों ने ये सब देखा था। स्वाभाविक रूप से न्याय होगा कि कौन सही था और कौन गलत। बात सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने सामूहिक रूप से इसे नजरअंदाज कर दिया। यदि यह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वे स्वाभाविक रूप से इसे अनदेखा करना जारी रख सकते थे। लेकिन ये ज़िवेन पूर्वी क्षेत्र के सर्वोच्च स्वामी थे। उनके शब्दों में लाखों प्राणियों से भी अधिक वजन था। ईस्टर्न हेवनली मास्टर मेंशन के लिए कुछ प्रांतों को वापस लेना असंभव नहीं है, लेकिन एक ही बार में इसका आधा हिस्सा लेना थोड़ा ज्यादा है। इस समय एक अनुभवी स्वर्गीय मास्टर ने कहा। हालांकि इस समय ये ज़िवेन का पलड़ा भारी था और कोई भी उसका सामना नहीं करना चाहता था। इस समय चूंकि ये ज़िवेन पहले ही यह कह चुके थे, उन्हें गोली काटनी पड़ी और खड़ा होना पड़ा। अगर ये ज़िवेन थोड़ा कम चाहिए तो ठीक रहेगा, लेकिन उन्होंने सीधे इसका आधा हिस्सा मांग लिया। यदि ये ज़िवेन ने इसे सफलतापूर्वक ले लिया तो यह उनमें से प्रत्येक के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी, बहुत अधिक। ये ज़िवेन सीधे खड़े हुए और इन स्वर्गीय मास्टर्स के बीच में चले गए। वह अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था और केवल अनुभवी हेवनली मास्टर्स को देखता रहा। इन अनुभवी हेवनली मास्टर्स के सामने ये ज़िवेन सिर्फ एक जूनियर थे, लेकिन अब वो उनसे ऊपर था। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि इनमें से कई लोग गुप्त रूप से असंतुष्ट थे। ये केवल उसकी पहचान के कारण था और ये ज़िवेन ने उनमें से कई लोगों को बचाया था कि वे बाहर नहीं निकले। परंतु इस समय बाघ से बच पाना असंभव था। इन लोगों में शायद केवल स्वर्गीय मास्टर जुआनयुआन ही, जिनके बहुत अधिक हित शामिल नहीं थे, आराम से रह सकते थे और उन्हें इतनी परवाह नहीं थी। और अन्य स्वर्गीय गुरुओं के बीच, यहाँ तक कि स्वर्गीय गुरु संप्रदाय भी घबराने लगा। ऐसा लग रहा था कि हेवनली दाव सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धा के लिए आगे नहीं आए थे, बल्कि ऐसे लोग भी थे जिन्होंने प्रतिस्पर्धा के लिए उनका समर्थन किया था। एक बार जब वे सफल हो गए तो स्वाभाविक रूप से उन्हें बहुत सारे लाभ होंगे। पूरी तरह से असंबंधित पार्टी जैसी कोई चीज नहीं थी। स्वर्ग के नीचे सभी भूमियां राजा की हैं और सभी भूमियां राजा की हैं। आपके द्वारा कब्जाए गए सभी स्थान फॉर्चून गॉड राजवंश के हैं। क्या आप इस समय बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये ज़िवेन ने व्यंग्य किया। पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय, आप ऐसा नहीं कह सकते। हालांकि यह कहा जाता है कि स्वर्ग के नीचे की सभी भूमि सम्राट की है। फॉर्चून गॉड राजवंश हमारे रहने की जगह पर बहुत अधिक अत्याचार नहीं कर सकता है। वयोवृद्ध स्वर्गीय आदरणीय जवाब देने से खुद को नहीं रोक सके। अपने रहने की जगह को दबाओ। ये ज़िवेन उसके पूछने पर उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। आपका रहने का स्थान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं दबा सकता हूँ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप जो रहने का स्थान मांग रहे हैं वह थोड़ा ज्यादा है? क्या हम बहुत अधिक रहने की जगह मांग रहे हैं? वयोवृद्ध स्वर्गीय गुरु ने गुस्से से कहा। सम्माननीय स्वर्गीय आदरणीय के रूप में क्या केवल कुछ प्रांतों पर कब्जा करना बहुत अधिक है? आपको पता होना चाहिए कि सीधे आपके अधीन मानव जाति, पूर्वी दिव्य गुरु 11 प्रांतों पर कब्जा करती है। फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारा अनुरोध बहुत अधिक है। मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि कौन अधिक मांग रहा है? वयोवृद्ध स्वर्गीय आदरणीय के शब्द तुरंत कई लोगों के मन में गूंज उठे। ये ज़िवेन के प्रत्यक्ष अधीनस्थ क्षेत्र 11 प्रांतों से अधिक थे। वह जितने संसाधन प्राप्त कर सका वह बिल्कुल अकल्पनीय था। पूर्वी सेलेस्टियल पैलेस के प्रत्यक्ष अधीनस्थ क्षेत्रों के संसाधनों के साथ साथ अन्य पूर्वी क्षेत्र के प्रांतों द्वारा भुगतान किए गए करों के अलावा भीतर की संपत्ति बस अकल्पनीय रूप से खगोलीय थी। ये ज़िवेन, जिसके पास इतनी संपत्ति थी, फिर भी उसे लगता था कि यह पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा वो उनकी आधी फसल भी छीन लेना चाहता था। वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? मेरे प्रत्यक्ष अधीनस्थों के क्षेत्र मेरे और मानव जाति द्वारा लड़े गए थे। जिस बड़े प्रांत के लिए आप अभी लड़ रहे हैं, उसे पूरे पूर्वी क्षेत्र की सेनाओं द्वारा पुनः कब्जा कर लिया गया था।
ये स्वाभाविक रूप से फॉर्चून गॉड राजवंश का होना चाहिए। यदि आपने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी स्टॉर्मी सी क्षेत्र का क्षेत्र, ये स्वाभाविक रूप से आपका होगा। लेकिन अब जब यह फॉर्चून गॉड राजवंश का क्षेत्र है, तो क्या आप अभी भी इस पर एकाधिकार करना चाहते हैं? मैं पहले से ही आधा मानकर विनम्र हो रहा हूँ। ये जिवेन ने उपहास किया और कहा, क्या आपको लगता है कि दुनिया में ऐसी भी कोई अच्छी चीज है जहाँ कोई बिना कोई कीमत चुकाए केवल फायदा उठा सकता है? सभी स्वर्गीय आदरणीयों का गला भर आया। वे इस अवधारणा को बदलना चाहते थे और उन बड़े प्रांतों के बारे में बात करना चाहते थे जिन पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, लेकिन ये जिवेन बिल्कुल भी मूर्ख नहीं थे। उन्होंने सीधे तौर पर इस आधार पर निर्णय लिया कि इन बड़े प्रांतों के लिए किसने लड़ाई लड़ी। इन स्वर्गीय आदरणीयों का मूल आधार बिल्कुल अस्थिर था। ये कहने के बजाय कि ये जिवेन बाघ के मुंह से भोजन छीन रहे थे, ये कहना बेहतर था कि वे पूर्वी सेलेस्टियल पैलेस से बाघ के मुंह से भोजन छीन रहे थे। उन्होंने ईस्टर्न सेलेस्टियल पैलेस की प्रतिक्रिया का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया। यदि ईस्टर्न सेलेस्टियल पैलेस की प्रतिक्रिया थोड़ी भी कमजोर होती, तो वे संभवतः मौके पर ही हमला कर देते और अधिक लाभ की मांग करते। हालांकि ये स्पष्ट था कि ये जिवेन का रवैया उनकी अपेक्षा से अधिक अड़ियल था। यदि ये तथ्य न होता कि सभी बड़े प्रांतों को निगलना और सभी स्वर्गीय आदरणीय पूर्वी लोगों की ओर से पलटवार करना बहुत भद्दा होता, सेलेस्टियल पैलेस की योजना सभी बड़े प्रांतों को निगलने और उन्हें सीधे शासित प्रांतों में बदलने की भी हो सकती है। यदि यह योजना वास्तव में लागू की गई, तो पूर्वी सेलेस्टियल पैलेस, जिसने पूर्वी क्षेत्र के 3/4 से अधिक बड़े प्रांतों पर कब्जा कर लिया था, का भी अकल्पनीय स्तर तक विस्तार होगा। अन्य प्रमुख ताकतों के पास पूर्वी सेलेस्टियल पैलेस के साथ कुश्ती करने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होगी। वास्तव में, यदि पूर्वी आकाशीय महल खान सता, तो पूरे पूर्वी क्षेत्र को सर्दी लग जाती। ये वर्तमान लगभग समान संबंध से बिल्कुल अतुलनीय था। भले ही ईस्टर्न सेलेस्टियल पैलेस ने पूर्वी क्षेत्र का आधा हिस्सा वापस ले लिया, फिर भी ईस्टर्न सेलेस्टियल पैलेस को अन्य सेनाओं पर भारी लाभ होगा। भले ही अन्य सेनाएं एकजुट हो जाएं, फिर भी वे पूर्वी सेलेस्टियल पैलेस का मुकाबला नहीं कर सकेंगी। इस समय उन्हें पता चला कि वे इस बार नहीं आए। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र को तूफानी समुद्री क्षेत्र पर कब्जा करने की अनुमति दी और अनगिनत धन लूट लिया गया। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के असंख्य प्राणियों का आक्रोश भी सहा। हालांकि ईस्टर्न सेलेस्टियल पैलेस को ही वास्तव में लाभ मिला। ईस्टर्न सेलेस्टियल पैलेस, ये जिवेन ने अकेले ही स्टॉर्मी सी क्षेत्र की सहयोगी सेनाओं को हरा दिया था और सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। फिर पूर्वी आकाशीय महल ने शेर की तरह अपना मुंह खोला और बड़े प्रांतों के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। दूसरे शब्दों में, पूर्वी सेलेस्टियल पैलेस ने अंत में सभी अच्छी चीजें ले ली और उन्हें सारा दोष भुगतना पड़ा। ये भावना बहुत ही उदास थी, चाहे कोई भी इसे कैसे भी देखे। हालांकि वे ये भी जानते थे कि इस मुद्दे पर कोई भी ईस्टर्न सेलेस्टियल पैलेस को हिला नहीं सकता। यदि यह मूल पूर्वी दिव्य महल या वर्तमान दिव्य गुरु होता, तो वे ऐसे विचार रखने का साहस नहीं करते। एक व्यक्ति के अधिकार को लंबे समय तक स्थापित करने की आवश्यकता है। हालांकि ये जिवेन ने अतीत में बहुत सारे एहसान और कृतज्ञता प्राप्त की थी। एहसान और कृतज्ञता और अधिकार दो अलग अलग चीजें थी। हालांकि वे खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं कह सके। यह अवश्य जानना चाहिए कि ये जिवेन सही थे। वह नैतिक रूप से उच्च भूमि पर खड़े थे। आमतौर पर ये नैतिक उच्च भूमि बेकार थी। हालांकि ये जिवेन को फॉर्चून गॉड राजवंश जैसे एक बहुत बड़े पेड़ का समर्थन प्राप्त था, इसलिए यह अत्यंत उपयोगी था। इसी समय एक आवाज सुनाई दी, स्वर्गीय दाव संप्रदाय के गुरु के अलावा और कौन हो सकता है? ईस्टर्न सेलेस्टियल पैलेस, चूंकि यह मामला इस बिंदु पर आ गया है, और जैसा कि आपने कहा, ये ठीक है अगर ईस्टर्न सेलेस्टियल पैलेस पाई का हिस्सा चाहता है। हालांकि आप शेष आधे को कैसे विभाजित करने का इरादा रखते हैं? स्वर्गीय दाव संप्रदाय के गुरु ने कहा। नागरिक सेनाओं में वह अग्रणी थे। पूर्वी डोमेन का तो जिक्र ही नहीं, पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश में भी स्वर्गीय दाव संप्रदाय मास्टर एक अग्रणी व्यक्ति थे। उनकी ताकत नागरिक शिखर हेवनली वेनेरेबल्स में सर्वश्रेष्ठ में से एक थी।
इस बार सभी अनुभवी स्वर्गीय आदरणीय पूर्वी दिव्य महल का विरोध करना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से वह नेता भी थे। अब जब उन्होंने हार स्वीकार कर ली है तो इसका मतलब है कि अन्य अनुभवी हेवनली वेनरेबल्स भी हार स्वीकार करेंगे। इस समय इस मुद्दे पर ईस्टर्न सेलेस्टियल पैलेस का विरोध जारी रखने का कोई फायदा नहीं था। यदि पूर्वी सेलेस्टियल पैलेस ने आधे बड़े प्रांतों पर कब्जा कर लिया तो भविष्य में उनके लिए पूर्वी सेलेस्टियल पैलेस का विरोध करना अनिवार्य रूप से मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अगर वे अब नहीं माने तो वे अपना क्षेत्र भी नहीं रख पाएंगे। इस मुद्दे को लेकर उनका अपना विकास अधिक महत्वपूर्ण था। भले ही ईस्टर्न सेलेस्टियल पैलेस को फायदा हुआ, लेकिन उनके लिए जीवित रहना और भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अगर वे अब पैर नहीं जमा सके तो बोलने का कोई भविष्य नहीं था। पहले उन्होंने अरबों लोगों की नाराजगी झेलते हुए बिना कुछ किए स्टॉर्मी सी क्षेत्र पर आक्रमण होते देखा था। ये किस लिए था? क्या ये पैर जमाने के लिए नहीं था? इनमें से आधे क्षेत्र पूर्वी सेलेस्टियल पैलेस के सीधे अधिकार क्षेत्र में है। अन्य आधे को इस लड़ाई में सभी की योग्यता, उपलब्धियों और योगदान के अनुसार विभाजित किया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, आप कितना प्रयास करेंगे ये निर्धारित करेगा कि कितना क्षेत्र है आपको मिला। ये ज़िवेन ने कहा। ये वह वितरण योजना थी जिसके बारे में उन्होंने बहुत पहले सोचा था। स्वाभाविक रूप से उनके पास अन्य विचार थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जैसे ही ये ज़िवेन ने ये कहा, कुछ लोग खुश हो गए जबकि अन्य चिंतित हो गए। जो लोग चिंतित थे वे स्वाभाविक रूप से दिव्य स्वामी थे जिन्होंने अपनी ताकत बरकरार रखी थी और बाद में क्षेत्र छीनना चाहते थे। जो लोग खुश थे वे स्वाभाविक रूप से दिव्य गुरु थे जिन्होंने योगदान दिया था। ये ज़िवेन की वितरण योजना को गलत नहीं पाया जा सका। विशेष रूप से इस वितरण योजना को कई दिव्य गुरुओं का समर्थन प्राप्त था। कम से कम आधे सेलेस्टियल मास्टर्स ने ये ज़िवेन की योजना का समर्थन किया। इससे ये ज़िवेन की योजना को मंजूरी मिल गई। अन्य दिव्य गुरु भी जानते थे कि इस मुद्दे पर कुछ भी कहने का कोई रास्ता नहीं है। शुरुआत में उनसे योगदान न करने के लिए किसने कहा था? इस समय कम बांटने का कोई उपाय नहीं था। हालांकि जब ये ज़िवेन का विशिष्ट वितरण आगे आया तो एक गर्मागर्म चर्चा शुरू हो गई। मूल कारण ये था कि ये ज़िवेन ने इनमें से 5 बड़े प्रांत मानव कबीले को दे दिए थे। अचानक इससे कई दिव्य गुरुओं में तीव्र विरोध उत्पन्न हो गया। उनके लिए ये ज़िवेन जनता की कीमत पर खुद को फायदा पहुंचा रहा था। ये बस स्वार्थी था। वे इसे कैसे सहन कर सकते थे? पूर्वी दिव्य गुरु, क्या आप ऐसा करके बहुत दूर नहीं जा रहे हैं? मानव कबीला 5 बड़े प्रांतों की भूमि को कैसे विभाजित करने में सक्षम हो सकता है? एक शक्तिशाली दिव्य गुरु से जमकर पूछा। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन। ये ज़िवेन ने महान स्वर्गीय गुरु की ओर देखा और कहा, कैसी क्षमता! अगर मुझे सही से याद है, जब ज्यादातर लोग कायरों की तरह छुपे हुए थे, तब ये इंसान ही थे जिन्होंने बहादुरी से आगे बढ़कर टेम्पेस्ट सी रीजन आर्मी को रोकने के लिए पूर्वी क्षेत्र की मित्र सेनाओं को संगठित किया। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर इतना बड़ा योगदान है, यदि इसे एक गुण या योग्यता माना जाता है, तो क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए आपके पास कौन सा गुण या योग्यता है? ये ज़िवेन के शब्दों ने सीधे तौर पर स्वर्गीय मास्टर का गला घोंट दिया। ये हेवनली मास्टर इस हद तक उदास था कि उसे आंतरिक चोटें लगी थी और अन्य अनुभवी हेवनली मास्टर्स को लगभग खून की उल्टियां होने लगी थी। क्योंकि वे युद्ध में नहीं गए और छुपे नहीं, ऐसा लगता था कि ये ज़िवेन का उन पर अच्छा नियंत्रण था। वह किसी भी समय इसका उपयोग कर सकता था और वह अजेय स्थिति में था। हर बार जब वह इसका इस्तेमाल करता था तो वह उन्हें छड़ी से मारता था, और हर बार जब वह इसका इस्तेमाल करता था तो वह उन्हें छड़ी से मारता था। यह आश्चर्यजनक रूप से उपयोगी था और इसने उन्हें इतना उदास कर दिया कि वे मरना चाहते थे। वह बस जानबूझकर उन्हें मौत के घाट उतार रहा था। ये ज़िवेन के सक्रिय कार्यों के कारण वह नैतिक रूप से उच्च भूमि पर खड़ा था।
अगर ये सामान्य स्थिति होती तो कोई बड़ी बात नहीं होती। ये जीवेन एक ही समय में पूर्वी क्षेत्र के इतने सारे अनुभवी हेवनली मास्टर्स के गुस्से का सामना नहीं कर सके। हालांकि अब यह अलग था। पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय हवेली और फॉर्चून गॉड राजवंश के साथ ये जीवेन चरम तक मजबूत था। इस तरह के हैंडल का इस्तेमाल ये जीवेन अनगिनत बार कर सकती थी। इससे उन अनुभवी स्वर्गीय मास्टर्स को खून की उल्टियां कैसे नहीं होंगी। ये बहुत ही असुविधाजनक था, और ये जीवेन की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से कह रही थी, मैं इसका उपयोग करूंगा तो क्या, मैं इसका उपयोग करूंगा, मैं इसका उपयोग करूंगा, मैं इसका उपयोग करूंगा। ये जीवेन के शब्दों ने उन्हें अपने शब्दों को निगलने पर मजबूर कर दिया। स्टॉर्मी सी एरिया पर आक्रमण के विरुद्ध लड़ाई में उन्होंने वास्तव में कुछ भी नहीं किया था। फिर भी स्वर्गीय संप्रदाय के पदानुक्रम ने खुद को संभाला और आगे बढ़ गए। पूर्वी आदरणीय ये जीवेन का सामना करते हुए, जो आकाश में सूर्य की तरह थे, स्वर्गीय संप्रदाय के पदानुक्रम को दबाव महसूस होने लगा। हालांकि ये जीवेन शायद उसे ऐसा दबाव महसूस कराने में सक्षम नहीं होगी, लेकिन पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय बनने के बाद उनके पास दबाव को गंभीरता से लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय, आपने पहले ही पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय हवेली के लिए आधे प्रांत आवंटित कर दिए हैं। हम पहले ही इस पर सहमत हो चुके हैं। अब आप मनुष्यों के लिए 5 प्रांत आवंटित करना चाहते हैं। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? स्वर्गीय पद संप्रदाय के नेता कहने से खुद को रोक नहीं सके। मानव जाति के पास पहले से ही 11 राज्य थे, लेकिन अगर उन्हें 5 और राज्य मिल जाते तो उनमें स्वर्गीय चच के क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता होती। पूर्वी क्षेत्र में स्वर्गीय दाव संप्रदाय हमेशा लोगों के बीच सबसे मजबूत ताकत रहा है, जो पूर्वी आकाशीय आदरणीय मनों के बाद दूसरे स्थान पर है। यहाँ तक कि सिल्वर मून कबीला स्वर्गीय दाव संप्रदाय से बहुत कमजोर था। इसके अलावा यदि मानव जाति की ताकत होती एक बार फिर से विस्तार करे, मानव जाति को भविष्य में पूर्वी लॉर्ड ये जीवेन के समर्थन से पूर्वी क्षेत्र में स्वर्गीय धर्म के साथ प्रतिस्पर्धा करने का विश्वास होगा। वास्तव में उनमें भविष्य में स्वर्गीय धर्म का स्थान लेने की क्षमता भी हो सकती है। इसके लिए भी उन्हें खड़े होकर बोलना पड़ता था, भले ही इस वक्त उन्हें ये जीवेन के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। हेवनली पाथ संप्रदाय के नेता के शब्दों को अन्य अनुभवी हेवनली वनरेट्स ने तुरंत दोहराया। शायद वे इस बात से नाखुश थे कि ये जीवेन ने आधे प्रांत आवंटित किए थे, या शायद उनके विचार हेवनली पाथ संप्रदाय के नेता के समान थे। वे नहीं चाहते थे कि मानव जाति की शक्ति और बढ़े। इस दौरान सभी ने अपना विरोध जताया। मुझे लगता है कि आप गलत हैं। हालांकि मैं एक ही समय में मानव जाति और पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय का नेता हूँ, ये 2 अलग अलग पहचान है। मैं आधे प्रांतों पर कब्जा करने में पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय हवेली का प्रतिनिधित्व करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस युद्ध में पूर्वी क्षेत्र गठबंधन सेना की भूमिका और इस युद्ध में पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय हवेली की अग्रणी भूमिका, इसके अलावा पूरी दुनिया राजा की है। ये निश्चित रूप से बात है। ये जीवेन प्रभावित नहीं हुआ, या शायद उसने पहले ही सोचा था कि अन्य लोग ये सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए वह बहुत स्पष्ट था। और अब मैं मानव जाति के नेता के रूप में यह अनुरोध कर रहा हूँ। मानव जाति ने पिछले युद्ध में एक केंद्रीय भूमिका निभाई थी, इसलिए हमारे लिए केंद्रीय स्तंभ के रूप में पुरस्कार प्राप्त करना उचित है। पहले आधे प्रांत सीधे फॉर्चून गॉड राजवंश के अधीन थे और पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय हवेली मानव जाति से संबंधित नहीं थी। अब मैं मानव जाति से पुरस्कार चाहता हूँ। इन शब्दों के कारण कई स्वर्गीय आदरणीयों के शब्द उनके गले में अटक गए। भले ही वे जानते थे कि पूर्वी हेवनली वेनेरेट मैनर की संपत्ति का एक हिस्सा फॉर्चून डिवाइन राजवंश को सौंपना होगा, वे जानते थे कि मानव जाति भी काफी मात्रा में धन प्राप्त करने में सक्षम होगी। ये भी उन अनकहे नियमों में से एक था जिस पर सभी ने मौन सहमति व्यक्त की थी। यह उन अधिकारों में से एक था जो पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय हवेली के पास होना चाहिए था, इसलिए इसे खुलकर नहीं कहा जा सकता था। सतह पर पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय हवेली पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय हवेली थी और मानव जाति थी।
दोनों पूरी तरह से अलग ताकतें थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें एक साथ नहीं गिना जा सकता था। इस समय उन्हें जबरन एक साथ गिनने का स्वाभाविक रूप से कोई मतलब नहीं था। अंत में ये अनुभवी स्वर्गीय श्रद्धालु केवल अपना मुंह खोल सके, लेकिन कोई शब्द नहीं निकले। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास खंडन करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे केवल मान सकते थे। इसके अलावा वे सभी जानते थे कि भले ही ये जीवन ने आधे से अधिक प्रांत छीन लिए हों, शेष खाली प्रांत अभी भी एक बड़ा केक थे, और जिस व्यक्ति ने केक काटने के लिए चाकू उठाया था वह कोई और नहीं बल्कि ये जीवन था। पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय हवेली का क्षेत्र को विभाजित करने के लिए आगे आना भी एकमात्र तरीका और योजना थी जिस पर संभवतः हर कोई सहमत हो सकता था। इस समय उन्हें उससे अत्यधिक ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। ये देखकर कि हर कोई सहमत था, ये जीवन थोड़ा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मानव जाति के लिए यह अपने क्षेत्र को इस हद तक विस्तारित करने का जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था कि इसकी तुलना स्वर्गीय दाव संप्रदाय से की जा सके। उनमें वास्तव में इस हद तक विकसित होने की क्षमता थी कि वे स्वर्गीय दाव संप्रदाय और सिल्वर मून कबीले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सके। इसके अलावा पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय हवेली को भी बहुत लाभ मिलेगा, और पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय हवेली के कट्टर समर्थकों को भी महान विकास प्राप्त होगा, जो अप्रत्यक्ष रूप से ये जीवन की ताकत को बढ़ाएगा। उन्हें खेती के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए नींव इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती जाएगी। हालांकि ये जीवन के पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय हवेली और मानव जाति के शेयरों का निर्धारण करने के बाद दूसरों की ताकतों के विभाजन को निर्धारित करना आसान नहीं था, खासकर जब प्रत्येक स्वर्गीय आदरणीय अपने नाम के तहत और अधिक विभाजित करना चाहता था। हर तरह के झगड़े थे और कुछ तो मौके पर ही लड़ना भी चाहते थे। हालांकि अंत में उन्होंने फिर भी ये जीवन को चेहरा दिया और अंत में लड़ाई नहीं की। ये दिव्य गुरु लगातार झगड़ रहे थे और यहाँ तक कि सम्राट येशिवेन से अपने हितों की रक्षा करने के लिए कहने के लिए आगे आए थे। पूर्वी क्षेत्र की ये सर्वोच्च शक्तियां, जो सबसे अलग और दूर थीं, अपने हितों के लिए कोस रही थी और कसम खा रही थी। उन्होंने अपनी आस्तीनें भी चढ़ा ली और युद्ध शुरू कर दिया। पूरे 1 महीने तक सभी दिव्य आदरणीय और सम्राट बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में थे और इन मामलों पर चर्चा करने के लिए बाहर नहीं आए। वे उतने खुश नहीं थे जितने तब थे जब ये जीवन ने पूर्वी दिव्य आदरणीयों के लिए आधे बड़े प्रांत और मानव कबीले के लिए 5 बड़े प्रांत आवंटित किए थे। कभी कभी दिव्य आदरणीय एक बड़े प्रांत को लेकर भी झगड़ पड़ते थे। अंत में विभाजन योजना अंततः जारी की गई। इस योजना ने सभी पक्षों की राय को एकीकृत किया, जिसमें समझौते, संघर्ष और कई अन्य पहलू शामिल थे, विशेष रूप से महान स्वर्गीय भिक्षुओं जिन्होंने मूल रूप से कुछ हासिल किया। हेवनली दाव संप्रदाय जैसे दिग्गजों, जिनका एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं था, ने भी इस विभाजन योजना के माध्यम से अपने प्रभाव को और बढ़ा दिया, जिससे उनके द्वारा समर्थित ताकतों को अधिक प्रांतों पर कब्जा करने की अनुमति मिल गई। जैसे ही यह योजना जारी हुई, इसने दुनिया को चौंका दिया। रात भर पूरा पूर्वी क्षेत्र और यहाँ तक कि फॉर्चून गॉड राजवंश भी इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। मूल रूप से इस अवधि के दौरान सबसे गर्म विषय खाली प्रांतों का अंतिम विभाजन था। इसने पहले ही फॉर्चून गॉड राजवंश और अन्य डोमेन के सुप्रीमो की नसों को प्रभावित कर दिया था, क्योंकि इस विभाजन का बेहद दूरगामी प्रभाव होगा। यह अगले लाखों वर्षों तक फॉर्चून गॉड राजवंश को भी प्रभावित कर सकता है, और कोई भी इसे अनदेखा नहीं कर सकता है। इन बड़े डोमेन के बीच पूर्वी क्षेत्र अपना विभाजन शुरू करने वाला पहला क्षेत्र होगा, और पूर्वी क्षेत्र का विभाजन स्पष्ट रूप से अन्य डोमेन के विभाजन को प्रभावित करेगा। इसलिए सबकी नजर अंतिम नतीजे पर थी। जब ये परिणाम जारी किया गया तो कई लोगों को ठंडी हवा का झोंका आया, खासकर जब पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय हवेली सीधे आधे में विभाजित हो गई थी। इसका मतलब ये भी था कि पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय हवेली की ताकत में भी काफी सुधार होगा। पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय हवेली पहले से ही बहुत मजबूत थी और अब ये बहुत मजबूत हो गई थी। उदाहरण के तौर पर पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय हवेली के साथ ये बहुत संभावना थी कि अन्य डोमेन भी इसका अनुसरण करेंगे।
अगर ऐसा होता तो ये स्थानीय तानाशाहों के लिए अच्छी खबर नहीं होती। हालांकि इतने मजबूत फॉर्चून गॉड राजवंश के सामने उनके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था, न ही वे इसके खिलाफ कुछ कह सकते थे। ये फॉर्चून गॉड राजवंश द्वारा संगठित सेना थी जिसने अन्य डोमेन की मित्र सेनाओं को खदेड़ दिया था। अब उनके लिए सबसे बड़ा केक निगलना स्वाभाविक था। ये तो मामला था और कोई कुछ नहीं कह सकता था। विस्फोटक वृद्धि के इस दौर के बाद फॉर्चून गॉड राजवंश की ताकत में काफी सुधार होना तय था और इसका पूरे फॉर्चून वर्ल्ड की स्थिति पर भी भारी प्रभाव पड़ेगा। हालांकि फॉर्चून गॉड राजवंश की जीवन शक्ति को बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन यह एक निर्विवाद तथ्य था कि पूरे फॉर्चून वर्ल्ड पर उसका नियंत्रण बढ़ रहा था। इसलिए कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि परिवर्तनों की यह श्रृंखला फॉर्चून गॉड राजवंश के लिए अच्छी बात होगी या बुरी बात। ऐसी परिस्थितियों में ये ज़िवेन ने मानव जाति के लिए 5 बड़े प्रांत जीते थे, जो एक छोटी सी बात थी। यह मामला मानव जाति के लिए एक खुशी का अवसर था, लेकिन पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश के लिए ये सिर्फ एक छोटा सा मामला था। इस वितरण के बाद संपूर्ण पूर्वी डोमेन भी तीव्र अशांति के दौर में प्रवेश कर गया था। विभिन्न ताकतें अंततः सहयोग और प्रतिस्पर्धा के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी थीं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ये ज़िवेन के लिए ये चीजें अब उसके ध्यान का केंद्र नहीं थी। वह केवल विभाजन और निर्णय के लिए जिम्मेदार था। अंतिम परिणाम उनके अपने प्रयासों पर निर्भर करेगा। एकमात्र चीज जिसके बारे में वह चिंतित था वह मानव जाति के कब्जे वाले 5 बड़े प्रांत थे। वे तूफानी समुद्री क्षेत्र के निकट स्थित थे। ये बिल्कुल नया डोमेन था। ये ज़िवेन ने इन 5 बड़े प्रांतों के लिए व्यक्तिगत रूप से ट्रांसमिशन एरे स्थापित किए थे। इसके अलावा वह विकास के लिए सीधे तौर पर करोड़ों मानव जाति को इन 5 बड़े प्रांतों के विभिन्न स्थानों पर ले आए थे। सौभाग्य से, यद्यपि मानव नस्ल इतनी बड़ी नहीं थी कि 5 बड़े प्रांतों पर पूरी तरह कब्जा कर सके, मानव जाति के प्रजनन की गति के साथ वे जल्द ही पूरे नए क्षेत्र को भर देंगे। सब कुछ फल फूल रहा था और अंततः ये ज़िवेन के लिए मैरियड हेवंस डोमेन में लौटने का समय आ गया था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन इस समय संपूर्ण फॉर्चून गॉड राजवंश युद्ध के बाद खाली हुए प्रांतों की लड़ाई में फंस गया था। ये और अधिक तीव्र होता जा रहा था। हालांकि फॉर्चून गॉड राजवंश के सुप्रीमो ने पहले ही अपने क्षेत्रों को विभाजित कर दिया था, लेकिन इन सुप्रीमो को आज्ञाकारी बनाना आसान नहीं था। प्रदेशों को सौंपने की प्रक्रिया में सभी प्रकार के झगड़े और तकरार होना अपरिहार्य था। चाहे वह फॉर्चून गॉड राजवंश हो या बाहरी डोमेन, वे एक दूसरे के घावों को बुरी तरह से चाट रहे थे। अगले युद्ध की तैयारी के लिए अपनी ताकत को मजबूत करना और बहाल करना जारी रखा। इसलिए फॉर्चून गॉड राजवंश और बाहरी डोमेन ने शांति के एक दुर्लभ दौर की शुरुआत की। उन्होंने एक दूसरे को निगलने या एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश नहीं की। ऐसी उथल पुथल के बीच ये ज़िवेन ने मानव जाति को कई निर्देश दिए। स्वॉर्ड मास्टर के अवतार को पीछे छोड़ने के बाद वह अकेले फॉर्चून गॉड कैपिटल गए। स्वॉर्ड मास्टर के अवतार में अब फॉर्चून गॉड कैपिटल की देखरेख करने की ताकत थी। इस युद्ध से उन्हें बहुत लाभ भी प्राप्त हुआ था। इससे पहले कि वह चौथे दायरे में प्रवेश कर सके और ये ज़िवेन के लिए एक अच्छा सहायक बन सके, ज्यादा समय नहीं लगेगा। फॉर्चून गॉड कैपिटल की गहराई में फॉर्चून हेवनली पैलेस में सबसे गुप्त सूक्ष्म जगत में एक विशाल कुंजी सूक्ष्म जगत के केंद्र में तैरती थी। ये चाबी 7 रंग की प्रकाश किरणें उत्सर्जित कर रही थी। दिव्य वैभव बारिश की तरह था जिसने पूरे सूक्ष्म जगत को भर दिया। ये फॉर्चून कुंजी थी जो सृजन पथ के स्विच को नियंत्रित करती थी। और इस सूक्ष्म जगत में 2 आकृतियां उभरी। वे मिडिल हेवनली मास्टर और ये ज़िवेन थे। ईस्ट हेवनली मास्टर, क्या आपने इसके बारे में सोचा है? मध्य स्वर्गीय मास्टर ने कहा। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया और कहा, मैंने इस बारे में सोच लिया है। ये ज़िवेन बाहरी डोमेन में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को फिर से देखने के विचार से उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सका।
अतीत में वह अपने माता पिता को अपने साथ ला सकता था, लेकिन अंत में उसने ऐसा नहीं किया। उस समय उनके लिए सृजन पथ के पीछे की दुनिया बहुत खतरनाक थी। चाहे वह प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक की कई किंवदंतियां हो, या लूसीफर और अन्य लोगों से सुनी गई अफवाहें जो सच्चाई के करीब थी, उन सभी ने साबित किया कि सृजन का मार्ग खतरनाक था। बाद में वे अकेले ही सृजन पथ पर चल पड़े। तथ्यों ने साबित कर दिया कि उनकी चिंताएं अनुचित नहीं थी। सृजन पथ पर वह बाल बाल बच गए। यदि वह सावधान न होता तो उसकी दुखद मृत्यु हो सकती थी। इसलिए उन्हें अपने माता पिता के कबीले को अपने साथ न लाने का अफसोस नहीं था। हालांकि अब चीजें अलग थी। उसने फॉर्चून वर्ल्ड में अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी और उसके पास अपने माता पिता के कबीले को अपने साथ लाने की परिस्थितियां थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अचानक हुई बेचैनी के कारण उनके पास समय से पहले असंख्य दुनियाओं में लौटने की अपनी योजना शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चूंकि आपने पहले ही अपना निर्णय ले लिया है, इसलिए मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। आप 10 साल पीछे जा सकते हैं। 10 साल बाद मैं फिर से गुड फॉर्चून कुंजी खोलूंगा। उस समय आपको अस्तित्व को महसूस करने में सक्षम होना चाहिए फिर से गुड फॉर्चून पथ का। आप सीधे क्रिस्टल की दीवार को तोड़ सकते हैं और वापस आ सकते हैं। इसलिए आपके पास 10 साल हैं। आपके पास ब्रह्मांड में तुच्छ मामलों से निपटने के लिए केवल 10 साल है। हालांकि मुझे लगता है कि आपकी क्षमता के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो आपको इतने लंबे समय तक विलंबित कर सके। मध्य दिव्य ने कहा। अन्य स्वर्गीय आदरणीय इस बार ये जीवेन की वापसी के बहुत समर्थक नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह संसाधनों की बर्बादी थी। भले ही ये जीवेन ही थे जिन्हें इस बार धन का योगदान देना था, इस तथ्य के अलावा कि फॉर्चून गॉड राजवंश अभी स्थापित हुआ था और वह एक नव आरोहित स्वर्गीय आदरणीय आसपास नहीं थे, वे कैसे दबा सकते थे पूर्वी क्षेत्र का छोटा फ्राई। हालांकि चूंकि ये जीवेन इतने आग्रही थे, इसलिए वे उसका विरोध करने के लिए आगे नहीं आ सके। मैं समझता हूँ उस स्थिति में मुझे साथी डाओवादी को परेशान करना होगा, ये जीवेन ने कहा। मध्य दिव्य आदरणीय ने गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया और शुरुआत की हाथ की मुहर बनाने के लिए। हाथ की मुहरें बेहद जटिल थीं और एक ही पल में हजारों हाथ की मुहरें बनाई गईं। गुड फॉर्चून कुंजी धीरे धीरे कंपन करने लगी और दिव्य वैभव आकाश और पृथ्वी के बीच बिखर गया। इसके तुरंत बाद दिव्य वैभव एक अदृश्य शक्ति द्वारा संगठित हो गया और यह इंद्रधनुष के एक स्तंभ में बदल गया जो आकाश में उड़ गया और सीधे फॉर्चून गॉड कैपिटल के ऊपर आकाश में उड़ गया। इस पृथ्वी विध्वंसक परिवर्तन के कारण आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। इसने तुरंत पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश के स्वर्गीय आदरणीय लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ये स्वर्गीय आदरणीय स्वर्गीय दाव के साथ सामंजस्य में थे, इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी में थोड़ी सी भी गड़बड़ी उनकी नजर से बच नहीं सकती थी। इसके अलावा यह इतना चौंकाने वाला बदलाव था, उन्हें ये लगभग तुरंत ही महसूस हुआ। ये गुड फॉर्चून कुंजी थी। जब गुड फॉर्चून कुंजी पहली बार बनाई गई थी तो उन्हें पहले ही इसका एहसास हो गया था। कुछ महान सर्वोच्च आदरणीयों को छोड़कर किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वे ये भी नहीं जानते थे कि किस प्रकार के परिवर्तन के कारण मध्य दिव्य आदरणीय को गुड फॉर्चून कुंजी को पुनः सक्रिय करना पड़ा। इसके तुरंत बाद, इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, ये जीवेन ने अपने चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ इंद्रधनुष स्तंभ में कदम रखा। एक पल में वह पहले ही आसमान से गायब हो चुका था। ये जीवेन के गायब होने के बाद मध्य आकाशीय आदरणीय ने तुरंत गुड फॉर्चून कुंजी को रोक दिया। इससे पहले कि अन्य स्वर्गीय आदरणीय प्रतिक्रिया कर पाते, ये पहले ही खत्म हो चुका था। स्वर्गीय आदरणीय भ्रमित थे और वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ था। हालांकि लंबे समय तक अपनी दिव्य इंद्रियों को फॉर्चून गॉड कैपिटल में छोड़ने के बाद और कुछ भी अजीब नहीं मिला, वे केवल नाराजगी के साथ अपनी निगाहें हटा सकते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि निजी तौर पर उनके पास किस तरह का अनुमान था या उनके पास किस तरह की अनकही आलोचना थी, वे इस समय केवल हार ही मान सकते थे।
फूल दोनों सिरों पर खिल गया और ये जीवेन ने इंद्रधनुष स्तंभ में कदम रखा। एक पल में वह पहले से ही अच्छे भाग्य पथ में प्रवेश कर चुका था। एक पल में ये रेगिस्तान में प्रवेश करने वाले एक सामान्य व्यक्ति की तरह था। वह आध्यात्मिक ऊर्जा का थोड़ा सा भी अवशोषण नहीं कर सका। इसके बारे में बात करते हुए ये पहले से ही ये जीवेन का तीसरी बार गुड फॉर्चून पथ पर आ रहा था। हालांकि सब कुछ पहले से ही पूरी तरह से अलग था। जब वह पहली बार आया तो उसे सम्राट प्रिमोडियल कैस ने एक आवारा कुत्ते की तरह मार डाला था। दूसरी बार जब वह आया तो वह पहले से ही एक स्वर्गीय आदरणीय था और उसने इस प्राचीन आपदा को मार डाला था। तीसरी बार जब वह गुड फॉर्चून पथ पर आया तो वह पहले से ही पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश में कुछ शक्तिशाली शख्सियतों में से एक था। एक नजर में वह संपूर्ण सौभाग्य पथ के विभिन्न कानूनों और नियमों को देख सकता था। विशेषकर वे क्रिस्टल अतुलनीय रूप से कठोर थे। उस समय वह अपने सम्राट लॉर्ड की शक्ति से भी उन क्रिस्टलों को नष्ट करने में सक्षम नहीं था। अब वह कई चीजों के आर पार देख सकता था। पहले वह नहीं जानता था, लेकिन अब वह जानता है। वे कई प्राचीन युगों के नियम थे और अब वे सभी एक साथ उलझ गए थे। एक सम्राट भगवान के रूप में वो उन्हें समझ नहीं सका, लेकिन वर्तमान में उसके लिए एक ही समय में अन्य युगों के नियमों को समझना भी एक विधि थी जिसे वह संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकता था। ये जीवेन ने तुरंत अपना हाथ लहराया और क्रिस्टल का पूरा पहाड़ खाली कर दिया। वे भविष्य में उपयोगी हो सकते हैं। चूंकि वह अच्छे भाग्य पथ पर आ गया था, ये जीवेन का जाने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने इस युग के कानूनों द्वारा गठित कानून क्रिस्टल की खोज शुरू कर दी। ये लॉ क्रिस्टल बेहद कीमती थे। वे विशेष क्रिस्टल थे जो केवल अत्यंत विशेष संयोगों के तहत ही बनते थे। यहाँ तक कि स्वर्गीय आदरणीय भी उल्लेखनीय क्षमताओं वाले इन विशेष क्रिस्टलों का निर्माण नहीं कर सके। वास्तव में फॉर्चून गॉड राजवंश ने ये भी अनुमान लगाया था कि ये विशेष क्रिस्टल जिनमें इस युग के कानून शामिल थे, विशेष परिस्थितियों में बनेंगे जब गुड फॉर्चून स्वर्गीय सम्राट किसी के साथ लड़े थे। इसके अलावा ये क्रिस्टल स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र में प्रवेश करने से निकटता से संबंधित थे। इन क्रिस्टलों के साथ स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावना बहुत अधिक होगी। कोई कल्पना कर सकता है कि ये संसाधन कितने कीमती थे। अन्यथा स्वर्गीय आदरणीय इन विशेष क्रिस्टलों का उत्पादन स्वयं कर सकते थे। उस स्थिति में पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश में स्वर्गीय आदरणीयों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। उनकी ताकत भी बढ़ेगी कई बार। ये लॉ क्रिस्टल स्वाभाविक रूप से ये जीवेन के लिए उतने अर्थपूर्ण नहीं थे जितने स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले थे। हालांकि उन्हें अभी भी संदर्भ के रूप में उपयोग किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही उन्हें अब उनकी आवश्यकता नहीं है, बियांशियायुक्त स्काई शेकिंग थंडर सम्राट, ह्यूमन सॉवरेन और अन्य को अभी भी उनकी आवश्यकता है। ये लॉ क्रिस्टल बहुमूल्य संसाधन थे जो केवल अच्छे भाग्य पथ पर ही पाए जा सकते थे। स्वाभाविक रूप से वह उन्हें जाने नहीं दे सका। उसे और भी खोजना था। आखिरकार गुड फॉर्चून पथ खोलने के लिए एक बार भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता थी। यहाँ तक कि उसे देखकर ही परेशानी महसूस होती होगी। वह अपनी अधिकांश संपत्ति पहले ही खर्च कर चुका था। अब गुड फॉर्चून कुंजी खोलने के लिए आवश्यक धन और संसाधनों को पूर्वी क्षेत्र की भविष्य की आय का उपयोग करके गिरवी रखना पड़ा। हालांकि पूर्वी क्षेत्र की आय का आधा हिस्सा फॉर्चून गॉड राजवंश को सौंपना पड़ा, बाकी का उपयोग पूर्वी क्षेत्र के लिए ही किया जाना था। फॉर्चून गॉड राजवंश और पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय हवेली के प्रति वफादार कई ताकतें भी थीं जिन्हें पोषित और मजबूत करने की आवश्यकता थी। हालांकि पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय ये जीवेन के लिए अभी भी काफी धन और संसाधन बचे हुए थे। यही मूल कारण था कि सुप्रीम मास्टर्स ने ये जीवेन की असंख्य स्वर्गों में वापसी का विरोध नहीं किया, भले ही उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया था। आखिरकार ये जीवेन को ही आखिर में कीमत चुकानी पड़ेगी। ये जीवेन को उस कीमत के बारे में सोचकर व्यथित महसूस हुआ जो उसे चुकानी पड़ी। स्वाभाविक रूप से वह जितना हो सके उतना पाना चाहता था।
जब वह सम्राट था तब उसके लिए इन लॉ क्रिस्टल्स को ढूंढना बेहद मुश्किल था। हालांकि अब जब वह पहली बार यहाँ आया था तब की तुलना में 100 गुना अधिक मजबूत था, तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए उन्हें ढूंढना बहुत आसान हो गया था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। बड़ी मुश्किल से इस गुड फॉर्चून पथ पर बने 100,000 लॉ क्रिस्टल को लूटने के बाद उन्होंने अंततः ये पुष्टि करने के बाद इस क्षेत्र को छोड़ दिया कि अल्पावधि में कोई और लॉ क्रिस्टल नहीं होगा। उसने सीधे उस रास्ते पर कदम रखा जहां से वह यहां आया था। सड़क के किनारे शक्तिशाली शाही आभा बिखेरती हुई लाशें थीं। अनगिनत वर्षों के बाद वे अभी भी वैसे ही दिखते थे जैसे 10,000 साल पहले ये शिवेन पहली बार यहाँ आए थे। उस समय शाही सुप्रीम मास्टर्स की इतनी सारी लाशें देखकर ये जिवेन अभी भी चौंक जाएंगे। हालांकि ये जिवेन ने इसे अब सामान्य मान लिया है। यहाँ तक कि उसने सम्राटों की तो बात ही छोड़िए, कई स्वर्गीय पूज्यों की भी हत्या कर दी थी। उन्हें उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हालांकि अब जब वह फिर से इस अच्छे भाग्य पथ पर आ गया था तो उसके विचार पहले की तुलना में बहुत अधिक जटिल थे। जितना अधिक रहस्य वह जानता था उतना ही अधिक उसे महसूस होता था कि यह शुभ भाग्य पथ जरा भी कम नहीं हुआ है। वास्तव में ये और भी अधिक रहस्यमय था। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा वह पहले ही इस अच्छे भाग्य पथ के अंत पर पहुंच चुका था। यह एक क्रिस्टल दीवार थी जिससे 7 रंग की रोशनी निकल रही थी। दिव्य प्रकाश ने स्वर्ग को प्रकाशित कर दिया। मैं वापस आ गया हूँ, ये जिवेन ने धीरे से आह भरी। उसकी आकृति पहले ही क्रिस्टल दीवार से गुजर चुकी थी। ये वह असंख्य स्वर्ग था जिसका वह सपना देख रहा था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन क्रिस्टल की दीवार को पार करते ही ये शिवेन को ऐसा महसूस हुआ मानो सभी दिशाओं से अनगिनत सुनहरी रोशनियां बरस रही हो और वे उसके शरीर में डाल दिए गए। विभिन्न प्रकार की इच्छाशक्ति इन सुनहरी रोशनी के साथ साथ धीमी गति से चली और ये शिवेन के दिमाग में आ गई। एक साधारण व्यक्ति तो वहीं पर मूर्ख बन जाता। हालांकि ये जिवेन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये सुनहरी रोशनियां विश्वास की शक्ति बन गईं। वे पूरे स्वर्ग से विश्वास की शक्ति थे। वे अतुलनीय रूप से विशाल थे। दुनिया में ये जिवेन में विश्वास की सारी शक्ति विश्वास की शक्ति में बदल गई थी और विश्वास की शक्ति के रूप में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बह गई थी। अब जब वह लौट आया था तो स्वर्ग और पृथ्वी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी थी। पूरे आकाश और पृथ्वी से विश्वास की शक्ति ने आकाश को भी मिटा दिया था और पृथ्वी को ढक दिया था। ये लाखों जीवित प्राणियों के विश्वास की शक्ति थी जो वर्षों से एकत्रित हुई थी और उन्होंने लगभग एक ही समय में उसे कवर किया था। ये जिवेन को विश्वास की इन शक्तियों को इकट्ठा करने में काफी समय लगा होगा जब वह अभी भी एक सम्राट था। वह था क्योंकि दुनिया भर से आस्था की शक्ति की संरचना बहुत जटिल थी। यह आत्मा से रूपांतरित एक क्षमता थी और इसमें करोड़ों जीव जंतुओं की आस्था की शक्ति भी मिली हुई थी। तो ये शुद्ध नहीं था। इससे निपटना काफी परेशानी भरा था। एक सम्राट की शक्ति के साथ भी इससे निपटने में काफी समय लग गया होगा। हालांकि ये जिवेन की वर्तमान ताकत दुनिया भर से विश्वास की इन सभी शक्तियों को इकट्ठा करना स्वाभाविक रूप से बहुत आसान थी। परिवर्तन एक पल में पूरा हो गया और यह एक राजसी ऊर्जा में बदल गया। फिर उसने इसे दूर रख दिया। इंपीरियल विला सिटी एक दिव्य शहर था जो पिछले 10,000 वर्षों में उभरा था। ये ब्रह्मांड की गहराई में स्थित था। हालांकि ये पूरे स्वर्ग में अनगिनत जातियों की पवित्र भूमि थी। विशेष रूप से मानव जाति इस स्थान को स्वर्ग क्षेत्र के अलावा अपनी जाति के लिए एक और पवित्र भूमि मानती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्शल सम्राट ने अतीत में यहाँ क्रिस्टल की दीवार को तोड़ दिया था और फॉर्चून की पौराणिक सड़क में प्रवेश किया था। बाद में ह्यूमन रेस, डिवाइन कोर्ट और येजिवेन के स्वर्ग भर से आए तीर्थयात्रियों ने येजिवेन के प्रस्थान की स्मृति में यहाँ इंपीरियल विला सिटी का निर्माण किया। येजिवेन हजारों वर्षों से सिंहासन पर नहीं थे, तो उनको इस हद तक याद नहीं करना चाहिए था।
हालांकि ये जिवेन केवल दसियों हजार वर्षों तक ही सिंहासन पर रहे थे। यह अन्य सम्राटों के शासनकाल से बहुत छोटा था। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ किया था। उन्होंने स्वर्गीय कबीले की अराजकता को शांत किया था, स्वर्गीय कबीले को सील कर दिया था और निर्वासित कर दिया था, लाश की आपदा को शांत कर दिया था और पर्दे के पीछे से छेड़छाड़ करने वाले को शांत कर दिया था जो अनगिनत वर्षों से पूरे स्वर्ग में जासूसी कर रहा था। उसने कई सम्राटों के सिर काट डाले थे, पूरे स्वर्ग में सर्वोच्च आचार संहिता स्थापित की थी और अन्य सम्राटों के व्यवहार पर लगाम लगाई थी। उन्होंने पहले से ही कमजोर हो चुकी मानव जाति को दुनिया की सर्वोच्च जाति के पद पर वापस ला दिया था। ये बातें लोगों द्वारा नहीं भूली गई थी क्योंकि इसे कुल मिलाकर केवल दसियों हजार वर्ष ही हुए थे। ये कहा जा सकता है कि समस्त स्वर्ग अभी भी सम्राट युद्ध के बाद के सम्राट युग में थे। यहाँ तक कि पूरे स्वर्ग के वर्तमान सम्राट भी अधिकतर मार्शल सम्राट से प्रभावित थे। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि मार्शल सम्राट हाल के युग में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली सम्राट थे। कम से कम उन्हें हाल के युग में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली सम्राट कहा जा सकता है। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसे सम्राट किन ने भी हासिल नहीं किया था, क्योंकि सम्राट किन की ताकत इस बात में निहित थी कि सम्राट किन ने स्वयं बेड़ियों को तोड़ दिया और अपना दांव साबित किया। हालांकि वह दूसरों को सम्राट के रास्ते में नहीं ला सका। ये जिवेन ने अपना दांव साबित करने के बाद उनसे जुड़े कई लोगों ने पहले ही दांव हासिल कर लिया था। दिव्य दरबार के सर्वोच्च सम्राट मो, दानव जाति के स्वर्गीय दरबार के स्वामी, दानव प्रभु अजय और दुनिया के दूसरे दानव मास्टर कुनपेंड। उनकी 3 पत्नियों में से 2 महिला सम्राट थी जिन्हें दुनिया के निर्माण के बाद से किसी ने हासिल नहीं किया था। उन्होंने इन्फर्नो की अंतहीन इन आत्माओं पर शासन किया, दुनिया के जीवित प्राणियों के लिए पुनर्जन्म की स्थापना की और स्वर्ग और पृथ्वी का मार्ग पूरा किया। वह इन्फर्नो का भगवान, मृत राजा था। दुनिया की शुरुआत में दुनिया पर हावी होने वाली 3 नस्लों में से एक, फीनिक्स पूर्वज के अलावा फीनिक्स रेस का दूसरा सम्राट भी था। यहाँ तक कि दानव जाति के वर्तमान स्वामी, मूल दानव जाति के सम्राट युआन को भी स्वर्गीय क्लेश को सफलतापूर्वक पार करने के लिए ये जिवेन की मदद मिली। सम्राटों में अनेक लोग ऐसे थे जो उनसे संबंधित थे। कोई कल्पना कर सकता है कि मार्शल सम्राट ये जिवेन असंख्य स्वर्गों और लोकों में कितना शक्तिशाली था। हालांकि वह असंख्य स्वर्गों और लोकों को छोड़कर सृजन के पथ पर चला गया था, लेकिन उसकी शक्ति कम नहीं हुई थी। स्वाभाविक रूप से ऐसे अनगिनत लोग थे जिन्होंने उनके लिए उनका नाम फैलाया। इसलिए ऐसे कई लोग थे जो किसी भी समय इंपीरियल बी सिटी में तीर्थयात्रा पर थे। इंपीरियल बी सिटी के केंद्र में शहर में एक अतुलनीय विशाल मूर्ति खड़ी थी। ये 10,000 फुट से भी अधिक ऊंचा था और बादलों की गहराई में चला गया। इसमें अकल्पनीय शक्ति थी। इस प्रतिमा का निर्माण व्यक्तिगत रूप से किया गया था फीनिक्स पूर्वज, मार्शल सम्राट की पत्नियों में से एक। इसमें सम्राट के कानून और सम्राट की जादुई शक्ति थी। जिस संकट का उसने सामना किया था, उसमें उसने वास्तव में मार्शल सम्राट के असली शरीर को प्रकट किया, मजबूत दुश्मन को मार डाला और इंपीरियल बी सिटी में जीवित प्राणियों की रक्षा की। इसलिए कई लोग पीढ़ियों से यहाँ रहते थे। यह अब ये जिवेन के तीर्थयात्रियों, मानव जाति के वंशजों और दिव्य महल के लोगों तक सीमित नहीं था। लेकिन इस समय इंपीरियल बी सिटी उथल पुथल में थी। इंपीरियल बी सिटी के बाहर एक अंतहीन सेना ने पूरे इंपीरियल बी सिटी को घेर लिया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। सेना ने चारों दिशाओं से आक्रमण किया। वहां अनगिनत झंडे थे और गिनती करना कठिन था। इसके बाद सेना ने इंपीरियल बी सिटी को घेर लिया और वे बेतहाशा हमला कर रहे थे। हालांकि इंपीरियल बी सिटी स्वाभाविक रूप से इस समय शक्तिहीन नहीं होगी। इंपीरियल बी सिटी की विभिन्न सीमा दुनिया में अनगिनत दिव्य महल सेनाएं और मानव जाति की विभिन्न ताकतों की सेनाएं एक के बाद एक बाहर निकल गईं। जो तीर्थयात्री यहाँ तीर्थयात्रा के लिए आ सकते थे वे शक्तिहीन लोग नहीं थे। उनमें से प्रत्येक अपनी अपनी जाति का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था। देवता का स्तर सामान्य ही था। दिव्य राजा स्तर और अर्ध सम्राट स्तर बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं थे।
कुछ समय के लिए इंपीरियल बी सिटी की रक्षात्मक सीमा पर भरोसा करते हुए पूरी सेना को शहर के बाहर रोक दिया गया था, और शहर में मार्शल सम्राट की विशाल मूर्ति भी हल्की हल्की रोशनी से चमक रही थी। चरम कानून अकल्पनीय रोशनी से चमक रहे थे। समय समय पर इंद्रधनुषी खंभे निकल आते थे और शहर को घेरने वाली सेना में घुस जाते थे। मौके पर ही अनगिनत संभ्रांत सैनिकों को चूर्ण कर दिया जाएगा, परंतु नगर को घेरने वाली सेना बहुत अधिक थी। यदि कोई जत्था बह भी गया तो भी उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। अधिक से अधिक सेनाएं शहर को घेरने और छोटे से छेद को भरने के लिए आएंगी, लेकिन फिर भी शहर में ज्यादा दहशत नहीं थी। जो सेना यहाँ तैनात की जा सकती थी वह निस्संदेह संपूर्ण दिव्य महल और मानव जाति की सबसे विशिष्ट सेना थी। उन्होंने अनगिनत खूनी लड़ाइयों का अनुभव किया था। भले ही वे किसी विकट स्थिति में पड़ जाएं, फिर भी वे शांति से मौत का सामना करेंगे। एक एक करके सम्राट स्तर की सीमाएं और सामरिक संरचनाएं सक्रिय हो गईं। इन सम्राट स्तर की सीमाओं और सामरिक संरचनाओं के साथ वे बाहर की अंतहीन सेना के खिलाफ लड़ सकते थे। अन्यथा चाहे डिवाइन पैलेस सेना कितनी भी संभ्रांत क्यों न हो, संख्या में इतने बड़े अंतर की स्थिति में वह बेकार होगी। संघर्ष करने का कोई रास्ता ही नहीं था, और इस सेना में शक्तिशाली आभा वाले अर्ध सम्राटों के एक समूह ने एक युवा लड़की को घेर लिया। वे शहर से बाहर निकल गए और सैन्य गठन के केंद्र में चले गए। उनकी दृष्टि नगर के बाहर अनंत सेना पर टिकी थी। सिर पर युवा लड़की फीनिक्स वस्त्र पहने हुए थी। फीनिक्स का वस्त्र प्रचंड लपटों से जल रहा था। इन लपटों में से प्रत्येक में एक संसार प्रतीत होता था, और वहां अनगिनत देवता महान दाव के ग्रंथों का जाप कर रहे थे। उसके हाथ में एक सिल्वर ग्रे हलबर्ड हवा में क्षैतिज रूप से तैर रहा था। हलबर्ड की नोक से भयानक दिव्य प्रकाश उत्सर्जित हो रहा था। केवल इस चांदी ग्रे हलबर्ड के पास ही ऐसी ताकत थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को दबा सकती थी। यह ऐसा था जैसे कि यह 1000 की सेना को नष्ट कर सकता है, सभी शक्तिशाली दुश्मनों को मार सकता है और चकनाचूर कर सकता है। लड़की के शरीर पर कुछ धुंधले दृश्य प्रकट हो रहे थे। उसने एक ही समय में कुछ सर्वोच्च दाव शास्त्रों की खेती की। जो शास्त्र एक दूसरे के साथ पूरी तरह से असंगत माने जाते थे, वे अब उसके शरीर पर एक दूसरे के साथ पूरी तरह से संगत थे, और उन सभी ने दर्शन प्रकट किए। आमतौर पर जो लोग एक दाव शास्त्र की खेती करते हैं वे दुनिया में एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ बन जाते हैं। इसके अलावा वहां बहुत सारे दाव शास्त्र थे, और ये दूसरों का ध्यान भी आकर्षित करेगा। लेकिन जो कोई भी इस युवा लड़की की पहचान जानता होगा उसे यह अजीब नहीं लगेगा। सचमुच उसे ऐसा ही होना चाहिए। संसार में कुछ सम्राटों को छोड़कर वास्तव में उससे अधिक महान कोई नहीं था। कुछ ही लोग थे जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते थे। हालांकि उसका चेहरा युवा था, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और वह घबराई नहीं थी। जाहिर है वह भी एक अस्तित्व थी जिसने सैकड़ों युद्धों का अनुभव किया था। अजीब बात है, दिव्य महल अभी भी मौजूद है, हम पर हमला करने के लिए अतिरिक्त सेना भेजने की क्षमता। उसके पीछे एक नीले चेहरे वाला अर्ध सम्राट बोला। यह अज्ञात था कि वह किस जाति से था, लेकिन इस समय वह युवा लड़की के पीछे सम्मानपूर्वक खड़ा था और उसका अनुयायी बन गया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। सिर्फ वही नहीं बल्कि और भी लोग इस युवती के पीछे पड़े थे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण उन्हें अपने पीछे चलने के लिए मजबूर किया था, बल्कि उसके असाधारण आकर्षण के कारण। ये शक्तिशाली अर्ध सम्राट जो अपने पैरों के बल से दुनिया को हिला सकते थे, सभी ने उसका अनुसरण किया और उसे भविष्य के रूप में माना। सम्राट उस समय जिन लोगों ने उन प्रसिद्ध सम्राटों का अनुसरण किया था, उन्होंने अब सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उन्हें ये भी आशा थी कि वे ऐसा अमर योगदान दे सकेंगे। वे दो महान सहायक जिन्होंने दुनिया को जीतने के लिए किन सम्राट का अनुसरण किया था, अब पूरे स्वर्ग क्षेत्र के बुजुर्ग बन गए थे। यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उन्हें हेय दृष्टि से नहीं देखते थे। और जो लोग मार्शल सम्राट का अनुसरण करते थे वे और भी अधिक अविश्वसनीय थे।
इनमें सम्राट मो जैसा भी एक अस्तित्व था। ये इन लोगों के आदर्श थे। शायद वे ऐसा चमत्कार दोहरा सकते थे, लेकिन दूसरों को ऐसा भरोसा नहीं था, क्योंकि सम्राट बनने की संभावना बहुत कम थी। 100 शीर्ष अर्ध सम्राटों में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो ऐसा कर सके। हालांकि उनके सामने मौजूद युवा लड़की अलग थी, न केवल अपनी शानदार पृष्ठभूमि के कारण, बल्कि इतने वर्षों में बनाई गई महान प्रतिष्ठा के कारण भी। उसने अपनी ताकत से ऐसी स्थिति पैदा की थी। शायद भविष्य में वह इस तरह के चमत्कार को दोहराने और ब्रह्मांड में एक सर्वोच्च किंवदंती बनने की क्षमता रखेगी। मुझे चिंता है कि दिव्य दरबार में कुछ हुआ है। अब जब दिव्य महल की सेना आ रही है, तो मैं मूल रूप से एकांत में खेती करने के लिए सम्राट शहर में आना चाहता था, ये देखने के लिए कि क्या सम्राट महान के पास से गुजरने का मौका है या नहीं। क्लेश, अब ऐसा लगता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, युवा लड़की ने गंभीर भाव से कहा। मुझे पहले उन्हें मारते हुए देखो। जैसे ही युवा लड़की बोल रही थी, उसके हाथ में एक सिल्वर ग्रे हलबट था। उसकी आकृति चमक उठी और उसकी पीठ के पीछे पंखों का एक जोड़ा दिखाई देने लगा। उसने सीधे शहर के बाहर अंतहीन सेना में अपनी जगह बना ली। प्रतिवेदन, किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।